गुड मॉर्निंग गाइस। और 9 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के किन क्षेत्रों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं इंटरनेट यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये रिपोर्ट जारी किसने की है? इसको जारी किया है IAMAI ने, मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसने डिजिटल इन इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि पहली बार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर ज्यादा थे। नवंबर 2019 तक देश में टोटल 504 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर थे, जिनमें से रूरल एरियाज में ग्रामीण क्षेत्रों में 227 मिलियन थे और 205 मिलियन शहरी क्षेत्रों में थे। अच्छा, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भले ही इंटरनेट यूजर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा थे, पर इंटरनेट पर समय बिताने के मामले में शहरी क्षेत्र सबसे आगे था और महिला इंटरनेट यूजर में 21% की वृद्धि देखी गई, जो कि पुरुषों की तुलना में 9% ज्यादा है। वैसे आपको इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, आप सिर्फ इतना सा याद रख लेना, ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट यूजर्स सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में देखे गए? ग्रामीण क्षेत्रों में। IAMAI की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन है अमित अग्रवाल। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सभी जिलों के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश अपने हर जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो अब राज्य के सभी 75 जिले कोविड-19 के रोगियों को उच्च स्तर की देखभाल कर सकते हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो कल भी हमने उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन पढ़ा था। तो पहले तो आप उत्तर प्रदेश को मैप में देखिए, ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल इसकी लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इस साल का जो 11वां डिफेंस एक्सपो हुआ था, ये भी आपका लखनऊ में हुआ था। और जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है लखनऊ। अच्छा, कल क्या क्वेश्चन पढ़ा था लखनऊ से कि लखनऊ ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा कुछ और पॉइंट में आपको रिवाइज करा दूं। अभी आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश का जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पहला सरकारी अस्पताल बना था प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला, और कोरोना वायरस की पूल टेस्टिंग करने वाला भी ये पहला राज्य बना था। अभी इसने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल को भी लॉन्च किया था। उसके अलावा नीति आयोग ने महत्वाकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की थी, उसमें भी टॉप पे रहा था उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला। और याद रखना, देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के ही मेरठ में, जबकि देश का पहला हाथी अस्पताल आपकी मथुरा में है। देश का पहला हाथी जल चिकित्सालय भी आपका मथुरा में बना है। इसके अलावा याद रखना, देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी बनेगी ग्रेटर नोएडा में, और देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछा जाएगा तो ये बनेगी उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में एल्सा कॉर्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजिंक्य रहाणे। एल्सा ये इंग्लिश सिखाने वाली एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने प्रोनाउंसिएशन को और भी इंप्रूव कर सकते हो, और इसी ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अजिंक्य रहाणे ये वाइस कैप्टन है आपकी इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम के। अच्छा, बाकी और बात करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी ये अभी पिछले महीने ही पोकर स्टार इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और शार्दुल ठाकुर ये टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और ऋषभ पंत ये JSW स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इनके अलावा शायद आपको याद भी होगा, शेफाली वर्मा ये पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी करीना कपूर, और सारा अली खान ये JBL जो कि ऑडियो डिवाइसेस बनाती है, ईयरफोन हेडफोन वगैरह, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और अभी अमिताभ बच्चन किसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे? IDFC फर्स्ट बैंक के ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन। तो ये नाम भी सारे इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट ही हैं, तो याद रखना। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिया मिर्जा का।
तो भारतीय एक्ट्रेस हैं ये दिया मिर्जा, और इनको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा भारत में अपना गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना राजदूत बनाया गया था, जिनका कार्यकाल अभी इस साल पूरा हो गया। तो अब उनका जो कार्यकाल है फिर से बढ़ा दिया गया है, बढ़ा करके 2022 तक कर दिया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। बाकी जो विश्वनाथ आनंद है, आपको पता होगा भी कुछ समय पहले वर्ल्ड वाइड फंड ने भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का इनको राजदूत बनाया था। और सौरव गांगुली, इन्हें टोक्यो ओलंपिक में भारत का सद्भावना राजदूत गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी अगर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केन्या में है, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम है इंगर एंडरसन। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8 मई को। तो 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में। अच्छा, इसे मनाते क्यों है? तो जो स्वयं सेवक होते हैं, वॉलेंटियर्स होते हैं, उनके लिए इसे मनाया जाता है, जिन्होंने जरूरत के समय लोगों की मदद में अद्वितीय योगदान दिया है। और 8 मई को ही क्यों मनाते हैं? तो 8 मई 1828 को हेनरी डुनेंट का जन्म हुआ था, और उन्होंने ही 1863 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना की थी। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, अगर वर्तमान में बात करेंगे तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पीटर मॉरर। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, 8 मई को हमने वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया। इसके अलावा 8 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाते हैं, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया ये एक रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? तो इसके कारण हीमोग्लोबिन, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, उसकी कमी हो जाती है। और आपको पता है हीमोग्लोबिन वाहक होता है ऑक्सीजन का। तो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई हमारी बॉडी में अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इससे इंसान थका थका सा महसूस करता है और काफी सारी उसको दिक्कतें होती, मतलब रक्त संबंधी अनुवांशिक रोग है, आप इतना याद रखो। तो 8 मई को 2 इंपॉर्टेंट डे हम लोगों ने देखे। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मई के महीने में हमने देखे, मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। 1 मई को हमने मनाया था इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया। ट्यूना एक मछली होती है। और 2 मई को ही अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे भी मनाया। ये वैसे साल में 2 बार मनाते हैं, इस बार हम 2 मई को और 26 सितंबर को मना रहे हैं। उसके अलावा 3 मई को बहुत इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, जिसकी थीम रही थी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और 3 मई को ही हमने वर्ल्ड लाफ्टर डे भी मनाया है। ये मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। फिर 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, इंटरनेशनल फायर फाइटर डे मनाया। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया। ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और इसकी थीम रही थी इनफ अस्थमा डेथ। और 5 मई को ही हमने इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे के रूप में भी मनाया। फिर 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे के रूप में मनाया था। और अब 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और ये वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के रूप में मनाया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, अभी तक हमने मनाए, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वंदे भारत मिशन। तो अभी भारत सरकार ने विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो इस लॉकडाउन में जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं, लगभग 15,000 भारतीयों को भारत वापस लाया जाएगा। तो अभी 7 मई से 13 मई तक 12 देशों से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा कल परसों भी हमने पढ़ा था, हमारी जो भारतीय नौसेना है उन्होंने विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया था। और उसमें 2 जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक का नाम है जलश्वा और दूसरे का नाम है मगर। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। अभी जो हमारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उन्होंने ड्रोन उड़ाने के लिए जो परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस परमिशन लेने की प्रोसेस को आसान बनाने के लिए गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। गरुड़, यहाँ पे गरुड़ का मतलब भी होता है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। और हमारे नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चाइना ने। तो अभी हाल ही में चाइना ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया है। तो ये रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में मदद करेगा। इसके अलावा ये रॉकेट चाइना के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में भी मदद करेगा। अच्छा, अभी आपको याद भी होगा चाइना ने अपने पहले मार्स एक्सप्लोरेशन यानी कि मंगल अन्वेषण मिशन का
नाम क्या रखा था, जिसे वो 2020 के अंत में लॉन्च करेगा, तो उसका नाम रखा था तियानवेन-1। अब बात चाइना की है, तो ये रहा मैप में चाइना। कैपिटल क्या है इसकी, बीजिंग है। याद रखना शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपके यहीं पर है। उसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। और यहीं पर 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे वो बीजिंग में ही होंगे। उसके अलावा 19वें जो एशियन गेम्स होंगे 2022 में वो चाइना के हांगझाओ में होंगे। और जो तीसरे एशियन यूथ गेम्स होंगे 2021 में वो चाइना के शांटाओ में होंगे। तो ये भी याद रखना। अच्छा, बात करेंगे चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिन भी है। और करेंसी से एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, अभी चाइना ने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है जिसका नाम रखा है DCEP, यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। बाकी याद रखना भारत और चाइना के बीच के जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। और अभी आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग में टॉप पे रहा था चाइना, सेकेंड नंबर पे रहा था USA। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विशाखापत्तनम पॉलीमर प्लांट में गैस रिसाव यानी कि गैस लीक की घटना में किस गैस का रिसाव हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टाइरीन। तो अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक LG पॉलीमर प्लांट में स्टाइरीन गैस लीक हुई जिससे लगभग 11 लोगों की मौत हो गई। काफी हजारों लोग अस्पताल में पहुंच गए। तो ये जो स्टाइरीन है ये एक जहरीली ज्वलनशील यानी कि इन्फ्लेमेबल गैस है और इसे विनाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन या फिर फिनाइल बेंजीन भी कहा जाता है, जो प्लास्टिक इंजीनियरिंग उद्योग में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, गैस लीक से आपको एक प्रश्न याद आ रहा होगा, भोपाल गैस कांड। और वहां से दो प्रश्न आपको याद रखने हैं, वो कब हुआ था, 1984 में हुआ था, 2 और 3 दिसंबर के बीच की रात को। और उसमें किस गैस का लीकेज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। और यहाँ पे ये जो LG पॉलीमर प्लांट है यहाँ से स्टाइरीन नाम की गैस लीक हुई है। अच्छा, LG ये किस देश की कंपनी है, ये साउथ कोरियन कंपनी है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं इस टॉपिक के ऊपर 2 से 3 मिनट का एक ऑडियो बनाया था मैंने छोटा सा, कि इसमें से जो गैस लीक हुई है वो कौन सी है, इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल किन किन चीजों को बनाने में किया जाता है, और अगर मानव इसके कांटेक्ट में आता है इस गैस के तो उस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे वो सब। तो अगर आपने वो ऑडियो नहीं सुना है तो उसे सुन लेना, खबरी एप्लीकेशन खोलना और वहां पे अपना चैनल सर्च करना। वहां पे अपने सारे ऑडियोज आपको मिल जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स वाले, रिवीजन वाले, वीकली वाले, सबका ऑडियो बना करके वहां पे मैं अपलोड कर देता हूं। साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिन पे मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। जितना एक वीडियो को बनाने में टाइम लगेगा उतने में तो 2 या 3 वीडियोज में वहां पे अपलोड कर चुका हूंगा। इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका वीडियो बनाने की जगह मैं ऑडियो बना करके अपलोड कर देता हूं। और ऑडियो सुनने का फायदा भी है कि आप उसे किसी भी समय सुन करके अपना रिवीजन कर सकते हो। तो वहां जाकर के आप ऑडियो सुन लेना और साथ में फॉलो का बटन आएगा, उससे फॉलो के बटन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई ऑडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु यानी कि रिटायरमेंट एज को 58 ईयर से बढ़ा करके 59 ईयर कर दिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु की जो राज्य सरकार है उसने अभी हाल ही में राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके जो रिटायरमेंट एज है उसको 58 ईयर से बढ़ा करके 59 ईयर कर दिया है। अच्छा, डेली अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको इससे कुछ, तो आप इस क्वेश्चन से कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, कुछ लिंक कर पा रहे होंगे। अभी कुछ समय पहले ही पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट एज है उसको 60 ईयर से घटा करके कितना कर दिया था, 58 ईयर कर दिया था। तो वो भी याद रखना। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल इसकी चेन्नई है। याद रखना चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपका चेन्नई में ही है। मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। याद रखना तमिलनाडु में एक इंपॉर्टेंट मंदिर है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मीनाक्षी मंदिर उसका नाम है। और एक और मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है वो है सबरीमाला मंदिर, ये आपके केरल में पड़ता है। इसके अलावा अभी तमिलनाडु का जो 38वां जिला बना था उसका नाम क्या था, मयिलादुथुराई बना था। और भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये कहाँ पे बना है, ये तमिलनाडु में ही बना है। और अभी रूपा गुरुनाथ का नाम याद रखना, क्योंकि तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। मतलब देश के किसी भी राज्य के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये रूपा गुरुनाथ। इसके अलावा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मोदी किचन की स्थापना की गई है। और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पे जो कामराजार पोर्ट है, जिसे आप पहले एन्नूर पोर्ट के नाम से जानते थे, उसमें सरकार ने अपनी 66.67% हिस्सेदारी को बेच दिया है। किसे बेचा, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को बेचा है। बाकी तमिलनाडु के राजकीय पशु की बात करेंगे, नीलगिरी ताहर है। राजकीय पक्षी है कबूतर, राजकीय पुष्प है कुमुदनी और राजकीय वृक्ष है ताड़ का वृक्ष, पाम ट्री जिसे आप बोलते हो। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में जारी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 30%। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत लॉकडाउन के कारण एनर्जी की डिमांड यानी कि ऊर्जा की मांग 30% तक घट गई है। तो हर सप्ताह लॉकडाउन बढ़ाए जाने से सालाना मांग में 0.6% की कमी आएगी, ऐसा बताया है इस रिपोर्ट में। और साथ में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्रीज का रुझान सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की ओर बढ़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगा योग योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी त्रिपुरा सरकार ने। तो अभी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देब, उन्होंने मुख्यमंत्री योगा योग योजना शुरू की है। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए त्रिपुरा गवर्नमेंट 5,000 रुपए देगी। अब बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा, कैपिटल इसकी अगरतला है, गवर्नर है रमेश बेस और मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देब। याद रखना जो खर्ची पूजा है ये आपका हिंदू फेस्टिवल है जो मनाया जाता है त्रिपुरा में। इसके अलावा त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभी बन गए कौन? अकील अब्दुल हमीद कुरैशी बन गए। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे राजबरी नेशनल पार्क, और एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी याद रखो यहीं पर है। अच्छा, अभी त्रिपुरा सरकार ने नेबरहुड क्लासेस की भी शुरुआत की थी और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों यानी कि एंटरप्रेन्योर के लिए एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क की भी शुरुआत की थी त्रिपुरा सरकार ने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CFO यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रीराम वेंकटरमन। तो श्रीराम वेंकटरमन अब फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CFO होंगे, चीफ फाइनेंस ऑफिसर होंगे। आपको पता है फ्लिपकार्ट और मिंत्रा इन दोनों को खरीद लिया है वॉलमार्ट ने, यानी कि वॉलमार्ट की सब्सिडरीज हैं ये। बाकी कृष्णन रामचंद्रन की बात करेंगे तो अभी मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के MD CEO बने थे ये, और श्रीधर पात्रा ये नाल्को के CMD बने थे। नाल्को मतलब नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। और तरुण बजाज की बात करेंगे तो RBI के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर बने ये। इसके अलावा आप जानते होंगे ये अभी कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि वित्त मामलों के सचिव बने थे। अच्छा, फ्लिपकार्ट की यहाँ पे बात है तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका था कहाँ पे? बेंगलुरु में, और इसके फाउंडर थे कौन? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। लेकिन अब वॉलमार्ट ने खरीद लिया है इसको, तो अभी CEO इसके कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था अभी हाल ही में 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किसे सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर था ऑप्शन बी सौरभ लोढ़ा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना आप भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।